बाजार की नीति इस देश में नहीं चल सकती। और जहां की आप ये सारी प्रेरणा लेकर ये सब काम कर रहे हो, वहां भी अगर आप देखो तो बड़े बड़े उद्योगपतियों ने, पूंजीपतियों ने उन वहां के किसानों को बर्बाद कर दिया। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि वॉलमार्ट ने जब वहां डेयरी उसमें क्षेत्र में वो घुसी तो 1970 में जो 6.5 लाख डेयरियां थी, 2017 के एंड तक मात्र 40,219 डेयरियां रह गई। इसका मतलब पूरा सफाया कर दिया। ठीक इसी तरह से जो संभावना जताई जा रही है इन बड़े उद्योगपतियों को आने के बाद, अंबानी और अडानी जैसे, और ये वॉलमार्ट भी और भी आएंगे, कुछ 5-7 लोग हैं, इनकी वजह से जो किसान है वो पूरा तबाह हो जाएगा। और केवल किसान ही नहीं, इस देश का मजदूर, आम आदमी, मध्यम वर्ग पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। देश को बर्बाद करने के लिए सारे कानून बनाए गए हैं। जानना चाहूंगा, आपने कहा कि भाई कांग्रेस की तरफ से भी ऐसी नीतियां लाई जा रही थी, थोड़ा ये कंफ्यूजन रहता है। मैं चाहूंगा वो कंफ्यूजन आप दूर कर दे। कांग्रेस क्या ला रही थी, बीजेपी क्या लेके आई है, क्या वो सेम थी या उसमें कोई फर्क था, उसका क्या नाम? देखिए, खुले बाजार की नीतियां हमारे देश में जो शुरू हुई है, ओपन मार्केट की जो बात है, वो जब नरसिम्हा राव 1991 में प्राइम मिनिस्टर थे, ये उनके जमाने से शुरू हुई। और अगर आप देखें तो ये बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप जीएसटी की बात करें, जैसे आप आधार कार्ड की बात करें, जैसे आप एफडीआई की बात करें, ये वो चीजें हैं जो सारी की सारी कांग्रेस भी इस पे काम करती रही। लेकिन यही बीजेपी है, जब कांग्रेस इनको लाती थी तो यही बीजेपी विरोध करती थी। अगर आप पार्लियामेंट की 2011-2012 की सारी प्रोसीडिंग्स देखेंगे, उसमें सब पता लग जाएगा। जो बात आज किसान कह रहे हैं, जो संदेह आज किसान बता रहे हैं कि क्या आने वाले समय में होगा, ये सारी की सारी चीजें पार्लियामेंट की डिबेट में है। उसको निकाल के देखा जाए, चाहे अरुण जेटली की हो, अरुण जेटली की हो, चाहे सुषमा स्वराज, ये वीडियो काफी वायरल है, तो वो सही है। उसका असल सच बताएंगे वो क्या बात हो रही थी, क्योंकि उसमें सिर्फ वो दोनों वीडियो जरूर दिखाएंगे। उनका बहुत सिंपल सा है, अगर आप उसको देखें। जो हम कह रहे हैं आज कि जो ये कानून आप लेके आ रहे हो, ये कानून चंद पूंजीपतियों के लिए है। इससे किसान पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और जो जमीन है जो आज तक किसान के पास है, वो किसान के हाथ से निकल के धीरे धीरे पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगी। अगर आप थोड़ा सा देखें, पीछे चले जाएं तो 1947 से पहले जब भारत आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले की अगर देखें तो जो जमींदार थे, जो साहूकार थे, वो ऐसे ही करते थे कि किसान जो होता था वो अपने काम के लिए कि उससे कर्जा लिया, थोड़ा सा कर्जा, माना कर्जा तो लिया 100 रुपए, और उसमें साहूकार ने चढ़ा दिया उसमें 1000 रुपए। धीरे धीरे होता क्या था कि जो किसान है उसकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां जो है सिर्फ काम करती रहती थी और वो कर्जा ही नहीं निकलता था। यही चीजें अब ये होने वाली हैं। और ये खेती जो बची हुई थी, इसी को कॉर्पोरेट जो है वो अपने हाथ में लेना चाहते हैं। उसी के लिए ये इसने जो मोदी सरकार ने किया। लेकिन एक है कि कांग्रेस सरकार ने इस गुलामी के साथ नहीं काम किया जिस गुलामी से मोदी जी काम कर रहे हैं। उन्होंने पूरी तरह से देश को गिरवी रख दिया, 2-4 जो है पूंजीपति उनकी चौखट पर। जानना चाहूंगा थोड़ा सा एक क्लैरिटी लोगों में लाने की बड़ी जरूरत है। आज बीजेपी सरकार ये बिल लेके आती है, कांग्रेस विरोध कर रही है दबा के, उनके हर स्टेट में विरोध हो रहा है। पर जो हम सुषमा स्वराज की, अरुण जेटली की अगर वो डिबेट्स की वीडियो देखते हैं तो उसमें ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस वो बिल लेके आना चाह रही थी, तो आज कांग्रेस उसी का विरोध कर रही है। क्या वो सेम थे या कुछ मिलते जुलते थे? क्योंकि अगर वो सेम थे, एक जैसे थे, तो पाक साफ तो कांग्रेस भी नहीं है, यानी कि आज वो भी राजनीति कर रही है। उसके बारे में डिटेल देखिए, ये मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कांग्रेस भी बिल्कुल पाक साफ नहीं है। और हकीकत में देखा जाए तो शायद ये कांग्रेस की ही नीतियां हैं जिनको आज जो देश के सामने समस्या खड़ी हो रही है, बीजेपी ने उनको बहुत जो मतलब ज्यादा आक्रामक रूप से उनको लागू किया है। जैसे एफडीआई की मैं बात करता हूं, कांग्रेस चाहती थी एफडीआई लाना, लेकिन उसने एक लिमिट रखी थी कि 49% से ज्यादा हम इसमें हिस्सेदारी नहीं देंगे। गवर्नमेंट ने क्या काम किया कि 100% कर दिया। ये अंतर है। 100% का मतलब है कि जब 50% आप कर देंगे तो आप जिस क्षेत्र में भी आधी मार रहे थे, पूरी मार रहे थे। निश्चित रूप से आप ऐसे कह सकते हैं कि कंट्रोल तो मतलब उस जमाने में, कांग्रेस के जमाने में कंट्रोल भारतीयों के पास रहता, बाकी वो भी हिस्सेदार उसमें होते। लेकिन यहां क्या हो गया है कि इन्होंने सारी चीजें खोल दी। यहां तक कि जो डिफेंस का भी फील्ड है, उस फील्ड में भी इन्होंने 100% एफडीआई की बात कर दी है। दूसरा, जिस तरह से ये सारी चीजें कानून कर रहे हैं, कांग्रेस के समय में एक बात थी और ये हमेशा होनी चाहिए कि कोई भी बिल अगर आप पार्लियामेंट में पेश कर रहे हैं तो पार्लियामेंट की अलग अलग बिल्स के लिए अलग अलग जो है फील्ड है, उनके लिए कमेटियां हैं, पार्लियामेंट की कमेटी, उन कमेटीज को वो बिल भेजा जाता था ताकि उसमें स्टैंडिंग कमेटी, ताकि उसमें बहुत विशद रूप से डिस्कशन हो सके। क्योंकि होता क्या है, आप उसको कमेटियों को समझे, उसमें एक चीज है कि जो एक व्यक्ति, माना आप और हम सब एक पार्टी के वो हैं, सांसद हैं, हम ओपनली अगर पार्लियामेंट में डिबेट करेंगे
तो हम अपनी पार्टी लाइन से बाहर नहीं जा सकेंगे। लेकिन अगर वो कमेटी में हम बात रखते हैं तो कमेटी में हम कुछ भी जो हमें लगता है ठीक है, जो देश के लिए बेहतर है, हम वो सारी बातें बताएंगे। क्योंकि कमेटी की जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो बाहर नहीं बताई जा सकती, और कमेटी में आप जो भी कहेंगे उस पर किसी तरह का कोई काम, किसी तरह की कोई उस पर जो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, कोई पार्टी उस पर नहीं कर सकती। तो इसलिए हर व्यक्ति जो है उसमें हर पार्टी का एक मेंबर होता था, इंटेलेक्चुअल्स होते थे। अगर कमेटी को जरूरत पड़े तो देश में अच्छे अच्छे जो ज्ञानी क्षेत्र थे उस फील्ड के, उनको भी बुला के उनसे सलाह ली जाती थी, उनसे पूछा जाता था, और जो बेस्ट होता था वो उसमें बिल में इंक्लूड करके देन पार्लियामेंट में लाया जाता था। मतलब यानी कि ये जो प्रोसीजर ये होता था, जिसके अंदर देखिए, क्योंकि इसके अंदर देखिए कई चीजें मिसिंग है। सुप्रीम कोर्ट जो लॉ है ना, जो मतलब जो संविधान है उसके, क्योंकि मैं कुछ वकीलों से मिला, उन्होंने कहा कि ये जो नए ऑर्डिनेंस है जो संविधान की धज्जियां उड़ाती हैं, और कहते हैं कि जैसे जमाखोरी गवर्नमेंट अलाउ कर रही है ना, जबकि जमाखोरी एक अपराध है। उसके अलावा कई और चीज़ें उसमें बताई गई कि जो स्टेट एक्ट है एग्रीकल्चर, उसकी धज्जियां उड़ा रही है, जबकि संविधान कहता है कि स्टेट का एग्रीकल्चर राइट है। तो क्या ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट से या एक ऐसे पैनल से या एक फाइनेंस एक्सपर्ट से या फाइनेंस मिनिस्ट्री से उनसे डिस्कस नहीं की गई? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट से आप डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको चाहे तो, प्रेसिडेंट को पावर है, अगर किसी विषय पर सलाह लेना चाहे सुप्रीम कोर्ट से तो वो ले सकता। बट यहाँ एक अलग चीज है, अलग चीज ये है कि पिछले जब ये इस 2019 में ये सरकार चुन के आई है, उसके बाद से एक भी बिल को पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है उनको नहीं भेजा गया, जबकि होना ये चाहिए कि आपने बिल ड्राफ्ट किया, आप स्टैंडिंग कमेटी को भेजिए ताकि बेस्ट से बेस्ट जो चीजें हैं वो निकल के आ सकें। आप ही सर्वज्ञानी नहीं हैं, लेकिन मोदी जी ये समझते हैं कि आपसे बड़ा जो ज्ञानी नहीं है। मतलब उनको नहीं भेजा गया? नहीं, तो क्या कोरोना के चलते अवकाश में थे? ये सब बेकार बहाने हैं। आप कोरोना के चलते आप सारा काम करते हैं, आपने मंदिर का जो है आपने भूमि पूजन किया नहीं क्या कोरोना के चलते? कोरोना के चलते आपने बिहार में इलेक्शन कराया नहीं कराया? जब 1 लाख लोग एक दिन में संक्रमित हो रहे कोरोना से, तब आप बिहार में चुनाव करा रहे हैं आप, और उसके बाद जीतने के बाद आप जश्न मना रहे हैं। आप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री उसमें है, सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी तैसी हो गई सब कुछ। प्रधानमंत्री क्या किसी मंदिर का उद्घाटन कर सकते हैं? कोई प्रोटोकॉल है? किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसको समझना जरूरी है। भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान में ही, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जिसकी प्रियम्बल है उसमें कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो पंथ निरपेक्ष का मतलब यह है कि भारत में जो भी सरकार होगी, सरकार का कोई धर्म नहीं है, और एक प्रधानमंत्री एक धर्म विशेष का उद्घाटन कर रहा है, जाके उसका शिलान्यास कर रहा है, ये देश के संविधान के खिलाफ है और संविधान को पूरी तरह से ध्वस्त करने वाली स्थिति है। इसके लिए सीधा है, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है। संविधान की कौन सी धारा कहती है? नहीं, संविधान की जो प्रियम्बल है वो प्रियम्बल संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, और सुप्रीम कोर्ट ने कितने ही डिसीजन इस बात पर दिए हैं कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को आप खत्म नहीं कर सकते हैं। दूसरी वो उसी तौर पे आते हैं, इसी पॉइंट पर आते हैं, भारत का संसद भवन, उसका अभी जो नए भवन का निर्माण कराया जा रहा है, उसके लिए सिर्फ मैं नाम नहीं लूंगा पर सिर्फ एक ही रिलीजन की जो प्रेयर्स को, ऑफरिंग्स को ऑफर किया गया। तो क्या इससे धर्मनिरपेक्षता, क्या संसद में क्या सभी धर्म के लोग नहीं है? क्या भारत धर्मों का नहीं है? एक ही धर्म के जो ऑफरिंग्स को क्यों वहां पर इनिशिएट किया गया? यहाँ तो सबकी कर लेनी चाहिए थी, यहाँ कोई और तरीका भी ढूंढना, क्योंकि पहले भी तो संसद भवन बना ही था ना, वो कैसे बना था? इसी बात से आपको समझ जाना चाहिए कि मैं बार बार मंच से कहता हूं 2025 में ये हिंदू राष्ट्र की घोषणा करेंगे। ये जो सारी चीजें हो रही हैं कि संविधान को पूरी तरह से अवधता बता के प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन कर रहे हैं, जो कि उसका शिलान्यास कर रहे हैं, जो कि कर नहीं सकते। प्रधानमंत्री एक ही धर्म की प्रेयर कर रहे हैं। आपने देखा होगा अगर किसी का जो बड़ी रिनाउंड फिगर है उसका देहांत भी हो जाता है तो उसकी जब अंतिम संस्कार होता है, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग होते हैं, और ऐसी भी कोई भी होती है। संसद भवन किसी एक धर्म का नहीं है, किसी एक जाति का नहीं है, मोदी जी की अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। तो स्वाभाविक इस देश में भिन्न भिन्न धर्म के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न समाज के लोग रहते हैं। जब आप ये काम कर रहे हैं तो आप सबको सम्मान दीजिए, और आप एक तरह की बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान में आना चाहिए, इसे भूलना नहीं चाहिए लोगों को। अफसोस ये है कि लोग भूल जाते हैं। इसका बिल्कुल सीधा मैसेज ये है कि 2025 में जो आरएसएस के 100 साल पूरे होंगे, ये जो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करने जा रहे हैं, ये उसी के तहत सारी कार्रवाई हो रही है। नई संसद की जरूरत क्या है मुझे आप बताइए, आप क्या जरूरत है? नई संसद की कोई जरूरत नहीं है। 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आप लेके चल रहे हैं,
विस्ता के नाम से जो सारा सब कुछ आप कर रहे हैं, और एक धर्म विशेष की बात आप सब कुछ कर रहे हैं लगातार। गवर्नमेंट कह रही है कि हम बहुत ज्यादा जीडीपी लॉस में है, कोरोना के चक्कर में क्राइसिस है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। तो ये भी सवाल का जवाब दे। आपके सवाल से मैं सवाल पूछता हूं मोदी जी से, जब जीडीपी लॉस में है, जब आपने सारे रोजगार पूरी तरह से ठप कर दिए हैं,